ये आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप लोग जल्दी से देख लीजिए और यहाँ पर आपका 10 नंबर फिक्स होने वाला है। आपको दिखा दें, ये देखिए यही क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपके जो है क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यही क्वेश्चन कभी कभी 2 अंक में पूछे जाते हैं और कभी कभी यही जो है आपको 3 अंक में भी पूछ लेता है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, रटने का नहीं बल्कि समझने की कोशिश करिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का। बाकी आप लोग इसे अभी जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर लिखना चाहो तो वीडियो को स्टॉप करके लिख भी सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। देखिए परिभाषा और मात्रक इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछता है। यहाँ पर देखिए एक ही प्रश्न से आपके 2-3 काम हो गए, एक तो परिभाषा भी हो गया, अगला मात्रक भी हो गया। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत फ्लक्स की हमें परिभाषा देनी है और साथ में ही उसका मात्रक बताना है। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है, मतलब ऋण में अगर है ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स है तो उसका क्या अर्थ है, ये भी हमको बताना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से वैद्युत क्षेत्र आप लोग को पता होगा। जैसे मान लो कोई तार है, जैसे यहाँ पर हम एक वायर लेते हैं, ये वायर है तो इसमें ये चारों ओर करंट बहता, तो उस करंट यानी कि जो विद्युत होता वही क्षेत्र, मतलब जितने में करंट बहेगा, जितने में धारा बहेगी वो उसका क्षेत्र होता है। तो वही धारा को हम लोग वैद्युत बोलते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बिल्कुल आसान है। उसके बाद इसका मान पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। इसका जो मान होता है पृष्ठ पर, इसका मान पृष्ठ पर जो है वो वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। अतः वैद्युत फ्लक्स को फाई ई बराबर इंटीग्रल में ए है, यहाँ पर ई सदिश ई है इंटू सदिश में डी ए है। ठीक, इतना आप तैयार रखिएगा। फिर क्या बोला है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछा था, मात्रक होगा न्यूटन, ये माइनस नहीं है, ये डैश लगाया गया है, न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। मीटर स्क्वायर प्रति का मतलब बटे में कूलाम है। वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह ऋणात्मक होता है। वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह कौन सा होता है, ऋणात्मक होता है। आपको इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको जो है ध्यान देना, बोले ना ये 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर में भी पूछ लेता है। 5 नंबर में पूछता, थोड़ा एक इसी में और जोड़ देता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर आपके सामने है। ये देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या दिया है, खा वाला, एक तार का प्रतिरोध अगर 8 ओम है, एक तार का प्रतिरोध अगर 8 ओम है, इसे दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है, इसे दोगुना लंबाई तक खींचा जाता है। तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तार का क्या करना है, नया प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले एक तार का प्रतिरोध 8 है और इसमें दोगुना लंबाई का खींचा जाता है, मतलब इसकी लंबाई हमको नहीं मालूम है। तो माना तार की प्रारंभिक लंबाई L1 है, माना तार की प्रारंभिक लंबाई L1 है और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A1 है। अब इसको तार को जब खींचेंगे तो खींचने के बाद तार की लंबाई थोड़ा बहुत बढ़ेगी खींचने पर, तो खींचने के बाद तार की लंबाई को हम L2 और उसका जो क्षेत्रफल बनेगा उसको हम A2 मान लेते हैं। किसी चीज़ को खींचेंगे तो लंबाई बढ़ेगी और क्षेत्रफल उसका कम हो जाएगा, तो चेंजिंग तो होगा ना। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए, इसके बाद इतना करने के बाद जो है, जब ये इसका जो सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र क्या होगा, A1 L1 बराबर में A2 L2, ये इसका सूत्र होगा। इतने से अगर हम इतने से सॉल्व करें तो आप सुनिएगा, बोला है इसे दोगुनी लंबाई तक खींचने पर, मतलब लंबाई क्या की जरा दुगनी, मतलब जो पहले L1 था उसकी लंबाई को दुगुना कर रहे हैं। तो A है, मतलब L बराबर हो जाए, जो लंबाई है ये दुगुना लंबाई में कन्वर्ट हो रहा है, लंबाई दुगुनी लंबाई में बदल रहा है। तो L आपका L ही रहने दीजिए, A2 कर देते हैं और जो L2 है, L1 आपका L ही रहेगा, L1 क्या रहेगा, L ही रहने दो। जो दूसरी लंबाई आ रही है उसका दुगना हो जा रहा है, मतलब दुगना 2L हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना करेंगे, 2L करेंगे और इसको L से L को क्या करेंगे, हम काट देंगे। तो हो जाएगा A1 बराबर का 2A2 हो जाएगा
और अगर हम यहाँ से A2 निकालें तो ये A1 बटे में 2 आएगा। A1 बटे में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है 8 प्रतिरोध। 8 प्रतिरोध का मतलब क्या है कि यहाँ पर R1 जो दिया है वो 8 दिया है। R1 कितना दिया है? 8 दिया है। और नया प्रतिरोध हमको चाहिए। पहला प्रतिरोध R1 8 दिया है और सेकंड यानी कि नया प्रतिरोध हमको चाहिए। तो नया प्रतिरोध के लिए देखिए, इसके लिए सूत्र एक होता है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो एक को बार भी, तो R बराबर होता है L/A। इस वाले फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस वाले फार्मूले में यहाँ पर डबल के लिए बात है तो R1 I2 को बटे में करते हैं, तो R1 के स्थान पर हम क्या करेंगे? L1 बटे A1 करेंगे। R2 के स्थान पर L2 बटे A2 कर देंगे। देखिए R का फार्मूला होता है L/A, तो R1 की जगह पर L/A 1 किए, I2 के स्थान पर L/A 2 किए हैं, तो बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो L1 गुणे A1 होगा और नीचे हो जाएगा, नहीं A2 होगा, A2 L1 गुणे A2 होगा, नीचे A1 गुणे L2 हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। आइए इसमें मान रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले R1 लिखेंगे, बटे में I2 लिखेंगे, फिर L1 लिखेंगे, यहाँ पर A2 लिखेंगे, A1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर L2 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। R1 की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं 8 है, R1 8 हो गया, I2 नहीं पता है। L1 कितना है? तो L1 तो L है, गुणे में A2 कितना है? देखो A2 हमारा है A1/2, तो ये हो गया A1 बटे में 2, पूरे के बटे में A1 हो गया इंटू L2 की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं L1 L था, L2 2L था, तो L2 कितना हो जाएगा? 2L, तो ये 2L है, L से L कटा, A1 से A1 कटा, और सुनिएगा 8 बटे में R2, तो ये जो 2 है ये बटे में है, मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा। तिरछा गुणा करेंगे तो 4I2 बराबर बटा 1, 8 इकन्नम 8 हो जाएगा। और यहाँ से अगर I2 निकालें तो 8 बटे 4, 4 दूनी 8 होगा, मतलब जो R2 निकल कर आया वो 2 ओम आएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, 2 होगा कि और कुछ होगा, थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये बटे में आएगा तो 1 बटे 4 होगा, भाई थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो ये 1 रहेगा, ये 8 गुणे 4 होगा, तो ये लाइन आप हटा दीजिए, 8 चौक 32 ओम हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा, ध्यान देना 32 ओम आएगा। कितना आएगा? 32 ओम आएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर देखिए ये अंगा वाला है, पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है गा वाला देखेंगे। समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। समस्थानिक क्या है? इससे संबंधित भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं, क्योंकि जो आप लोग आवर्त सारणी पढ़े हैं भाई, उसमें से क्वेश्चन तो उठाएगा ही, और उसी में आपका मिलता है समस्थानिक किसे कहते हैं। उदाहरण भी पूछता है, ये सब ध्यान देना, उदाहरण जरूर पूछेगा। और उदाहरण पर 1 नंबर अलग से, 1 नंबर या 2 नंबर अलग से आता है, इसके लिए अलग देगा नंबर, इसके लिए अलग देगा। अगर आप उदाहरण नहीं करेंगे तो नंबर कट जाएगा। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? किसी एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु, किसी एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान हो। नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखो, ये प्रोटॉन की संख्या 1 है, प्रोटॉन की संख्या 1 है, प्रोटॉन की संख्या 1 है, और H1 1 में घटाएंगे 0 आएगा, 2 में से घटाएंगे 1, 0 आया था, इसमें 1 आया, और 3 में घटाएंगे 2, तो न्यूट्रॉनों की संख्या चेंजिंग है, तो इसे बोलते हैं समस्थानिक। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, जिसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और न्यूट्रियो कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम अगले नंबर की बात करें तो आपके सामने है, देखिए इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी पता चल जा रहा है कि आखिर क्वेश्चन पूछता कहाँ से है। बहुत सारे बच्चे को तो यही नहीं पता रहता कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाता है। तो यहाँ देखिए हम सभी मॉडल किस लिए, मतलब सभी मॉडल का जो है यहाँ प्रश्न लेकर आए हैं। अब वो कहीं और का था, ये आपका जो है कुंडली से आ गया, चुम्बक का था, उसके बाद जो है आपका कहाँ से चला गया था, उसके बाद आपका जो है सारणिक में चला गया था, अब यहाँ पर कुंडली में आ गए हैं। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उसके फेरों की संख्या पर किस प्रकार निर्भर करता है? ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी नोट करके पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लेना, ताकि एग्जाम में आए तो आप चुटकियों में कर सकें। तो देखिए सबसे पहले तो किसी समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, मतलब ये इसकी जो है सूत्र होता है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व यल बराबर होगा μ0 पाई n स्क्वायर, यानी जो है ये फेरों की संख्या है, आर जो है आपको पता है त्रिज्या होती है, पूरे के बटे में क्या है 2 है। यल बराबर μ0 पाई n स्क्वायर आर बटे में 2, यानी कि μ0 पाई n स्क्वायर आर ये सब गुणे में है, बटे में 2 है। अतः स्पष्ट है कि यल परपोर्शनल n स्क्वायर, यल परपोर्शनल n स्क्वायर, देखिए अगर जैसे यल के बराबर में n स्क्वायर पड़ता है
मतलब इसके कुंडली के स्वप्रेरकत्व के बराबर में अगर कुंडली मतलब यन पड़ता है फेरों की संख्या, तो इसको प्रोपोर्शनल यन बोलते हैं। अगर यही बटे में आया होता तो यल प्रोपोर्शनल 1/n से दिखाते, तो यहाँ पर यल प्रोपोर्शनल यन स्क्वायर से दिखाएंगे। अर्थात कुंडली का स्वप्रेरकत्व उसके फेरों की संख्या के वर्ग के अनुपाती होता है। फेरों की संख्या के वर्ग, देखिए कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व यल उसके फेरों की संख्या यन के, यानी कि उसके फेरों की संख्या के वर्ग, उसके फेरों की संख्या के वर्ग के अनुपाती है। यानी कि यल जो है यन स्क्वायर के अनुपाती है। यल का नाम होता है कुंडली का स्वप्रेरकत्व, फेरों की संख्या के वर्ग के अनुपाती होता है। काम खत्म। अब यहां पर देखिए घा वाला जो है यानी कि चौथा नंबर है, एक लेंस की क्षमता, और ध्यान देना लेंस से संबंधित, लेंस हो गया, दर्पण हो गया, इससे संबंधित कक्षा 12 में हर बार एक क्वेश्चन पूछता है। ध्यान देना, या तो सवाल पूछेगा तो परिभाषा आपको इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछना फिक्स है। एक लेंस की क्षमता अगर बात करें, क्षमता दिया है प्लस में 2.5 डायोप्टर, इसको हम क्षमता को पी से दिखाते हैं, चिन्ह सहित लिखा जाता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए, तो लेंस की फोकस दूरी होगा एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए एफ बराबर होगा 1/p बराबर का 1 हो गया 2.5 मीटर है। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो ये देखिए इस पॉइंट को हटाने के लिए हम ऊपर जो है 10 से गुणा किए, तो 10/25 मीटर हो गया। ये जो है 25 से इसमें भाग दिए हैं, साइड में आप देख सकते हैं, पॉइंट बढ़ाए तो 0, फिर से दे रहे हैं 10, 25 पॉइंट बढ़ाएंगे 0 होगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कि 0.4, तो थोड़ा यहाँ 0 बढ़ाने की इच्छा हो तो बढ़ा सकते हैं, 0.40 किए हैं। मीटर हो गया, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या किए, 100 से गुणा किए हैं, तो ये 40 आ गया, 100 से गुणा करने पर 40 सेंटीमीटर। अतः लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही इसका जो है सॉल्व हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और आज की इस वीडियो में आपने देखा हमने जो है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और ये फिजिक्स का यानी कि भौतिक विज्ञान वाला जो ये सवाल आपको बताइए इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ के जाइएगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत कम हम लेकर आते हैं, बाकी अब जो है आपको कंप्लीट फिजिक्स का भी करा देंगे। मैथ ऑलरेडी हमने बहुत सवाल दे दिए हैं, अगर आपको मैथ में कमजोर है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको मैथ के क्वेश्चन दे देंगे। अगर बायोलॉजी से हैं तो कोई बात नहीं, अगर मैथ से हैं तो उसके लिए ऑलरेडी हमने बहुत सारा वीडियो बनाया है। अब आपको हम फिजिक्स और रासायनिक विज्ञान के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी आसान भाषा में लिख कर बताएंगे, क्योंकि ये जो भाषाएं हम लिखते हैं आसान होती है, आप बुक में देखिएगा ये भाषाएं थोड़ा कठिन रहती हैं। तो कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और परेशान मत होइएगा कोई बच्चे जो है, आप लोग, आपको कोशिश किया जाएगा कि कम से कम क्वेश्चन को बताएंगे, और इतना बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि आप कम से कम क्वेश्चन को पढ़कर भी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।